नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता विधेयक की। राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया। विधेयक को राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर वादे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में रखा गया है। विधेयक का कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी मुद्दे को उठाना सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पर मत विभाजन का आह्वान किया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश करने के बाद उस पर मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 63 मत पड़े जबकि विपक्ष में 23 मत पड़े। समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होने के साथ ही इसे लेकर पक्ष और विपक्ष का जो रुख है वो उभर के सामने आ गया। इसलिए ये जानना समझना जरूरी है कि समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश करने के पीछे क्या उद्देश्य है। विपक्ष की ओर से समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध क्यों किया गया, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। राज्यसभा के भाजपा सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा जी से। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम बात करेंगे मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद जी से। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन राकेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने निजी विधेयक के रूप में सदन में अपना बिल रखा समान नागरिक संहिता का। भारतीय जनता पार्टी का वादा भी रहा है, निजी विधेयक के रूप में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, साधारणतः निजी विधेयक को पेश करने में कोई दुविधा नहीं होती है। यह सदस्यों का अपना विशेषाधिकार है। ये सरकारी बिजनेस नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंट्रोडक्शन के स्टेज पर ही विपक्ष लामबंद हो गया और जो तर्क दिया वह बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए पेश नहीं किया जाए चूंकि ये संविधान विरोधी है। मुझे इस बात का आश्चर्य होगा और सुनने वाले तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को आश्चर्य होगा कि जिसका उल्लेख है भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बाद किया गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है जी, जिसमें कहा गया कि राज्य इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो, उसको संविधान विरोधी कहकर इंट्रोडक्शन के स्टेज पर रोकने की कोशिश हुई। जैसा पीयूष गोयल जी ने कहा कि यह सदस्यों के निजी अधिकार का हनन है, स्वाभाविक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि उस पर चेयरमैन ने, राज्यसभा के सभापति महोदय ने विपक्ष के सभी सदस्यों को, सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति नहीं बोला, सबको यह मौका दिया कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बाद में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की और मैं मत विभाजन में 63 और 33 का ये आंकड़ा है। लेकिन जो एक बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि जिस बात से राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित होती है, जिस बात से महिलाओं का न्याय और सम्मान संवर्धित होता है और जिस बात से भारत की राष्ट्रवाद को सबलता मिलती है, उसका विरोध कल विपक्ष ने किया, जो न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि उनकी मंशा को दिखाता है। अभी तक वे वोट बैंक की राजनीति से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जी राकेश जी, विपक्ष का कहना यह है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर आप जो सामाजिक समरसता का माहौल है, वातावरण है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है। इससे बिगड़ेगा देश का माहौल। क्या ये ठीक है? देखिए, यदि महिलाओं को समान अधिकार देना और सम्मान देना देश में समरसता बिगाड़ना है तो हम ऐसा समरसता बिगाड़ेंगे। अर्थात उनके समरसता की परिभाषा महिलाओं को सम्मान नहीं देना, उनको अधिकारों से वंचित करना है। विपक्ष का एक जो खतरनाक आरोप है मनोज जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। विपक्ष में एक व्यक्ति ने कहा कि मुस्लिमों में अपने कजन सिस्टर्स यानी चचेरी बहन से शादी करने का अधिकार है, जिसे आप समाप्त करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी प्रकार से किसी समुदाय के विवाह के कर्मकांड को, विवाह कौन किससे करे, को प्रभावित नहीं करता है। जी।
यह सिर्फ अधिकार की समानता यानी संविधान में जो जेंडर जस्टिस है उसको स्थापित करता है। एक दूसरा, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान को स्थापित करता है। कोई भी देश की महिला उत्तराधिकार के मामले में एक ऐसा सिविल कोड लाना चाहता है जिसमें एक जगह तो उत्तराधिकार के साथ न्याय होता है, दूसरी जगह उत्तराधिकार देने में अन्याय होता है। तो किसी कम्युनिटी में मध्य युग से कोई परंपरा चली आ रही हो, वह परंपरा जारी ही रहे, यह कहना यह गलत है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आज समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। जी गीता लूथरा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष की ओर से बार बार इस बात को कहा गया कि ये एक असंवैधानिक तरीका है इसको पेश करने का, और इसका विरोध संविधान को आधार बनाकर किया गया। संविधान में इसका उल्लेख है जिसका जिक्र राकेश सिन्हा जी ने किया। आप कैसे देखती हैं, अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से ये कितना उचित है और समय के अनुसार ये कितना आज जरूरी है? आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये उतना ही जरूरी आज है जितना कि उस टाइम था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई थी। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक बहुत जरूरी पहलू है कि हम हर चीज पे यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकेंगे जी। यूनिफॉर्मिटी उन मुद्दों पे लाएं, उन इश्यूज पे लाएं जिससे विमेन के राइट्स प्रोटेक्ट हो, पर जो डाइवर्सिटी है जहां तक हम मेंटेन कर सकें हमको उसको मेंटेन करना है। अब सबसे पहली बात आ गई मोनोगमी की, कि हर रिलीजन, हिंदू रिलीजन, सब रिलीजन्स में मोनोगमी रूल नहीं थी, ये हिंदू मैरिज एक्ट से आई है जी। तो इस पे एक चर्चा हो सकती है कि आपकी एक यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए विद रिगार्ड टू सम राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो धीरे धीरे कानून में बहुत परिवर्तन आया है। आज ही मेरे ख्याल कल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा था ट्राइबल विमेन की प्रॉपर्टी का हक, जो कि ट्राइबल विमेन को मिलेगा अगर वो अपनी शादी कहीं और ट्राइब के बाहर कर ले। जी। पारसी विमेन ने एक केस डाला हुआ है कि उनको इक्वल हक मिलने चाहिए अगर वो नॉन पारसी से शादी करे। ऐसे बहुत ही कानून और बहुत ही पिटिशंस पेंडिंग है कोर्ट में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एज की पिटिशन है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनहेरिटेंस लॉ की पिटिशन है। बहुत मुद्दों पे जब कोर्ट के आगे ये इशू आया है जी। कोर्ट ने इस बात को छेड़ा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस टाइम जब अंबेडकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था और जब मुद्दा रेज किया गया था तो बहुत ऑब्वियसली बहुत इश्यूज थे और हमको हर रिलीजन, हर कम्युनिटी को एक साथ लेना भी है। जी बिल्कुल। और फिर भी विमेन को राइट टू इक्वालिटी भी देना है। जी तो जी बिल्कुल। बिल्कुल, अगर मैं बात समान नागरिक संहिता की करूं और उसका उल्लेख जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में साफ तौर पर कहा गया है, इसको लेकर परिभाषित किया गया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार को आगे क्या करना होगा। फिरोज साहब, मैं आपसे यह चीज समझना चाहता हूं, जब भी बात समान नागरिक संहिता की होती है, मुद्दा महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए उसका है, बच्चे को गोद लेने की जो व्यवस्था है उसका है, जो सामाजिक मुद्दे हैं। लेकिन हर बार इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चश्मे से क्यों देखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, और क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं, आपने मुझसे पूछा, मैं आपके लिए उसका शुक्रगुजार हूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ये जो हमारे
राज्यसभा के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने एक और दोस्त अश्वनी उपाध्याय जी का कि जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन लगी हुई है कि मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द अज जल्द लागू किया जाए। साथ ही पॉपुलेशन को कंट्रोल की भी मेरी पिटीशन लगी है, तो अब देखते हैं कब आती है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे जी। एक बहुत अहम मुद्दा उठाया हमारे भाई, ये भी राज्यसभा सांसद हैं, सिन्हा साहब ने। इन्होंने महिलाओं की बात करी, बिल्कुल सही। जेंडर जस्टिस आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना जो मुस्लिम वीमेन है या जो दूसरी वीमेन है उनको अफेक्ट करता है। मेरी पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट के मैनुअल में दो चीज़ आपने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सक्सेशन में क्या हो सारी इसके, देखिए ये कहता है द PIL बाय फिरोज बख्त अहमद हैज़ बीन फाइल्ड टू वीड आउट एनोमलीज, ये गड़बड़ियाँ जो होती हैं इन मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अभी आपने ये कहा था पॉइंट, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, अडॉप्शन, गार्डियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी किसमें किसका कितना राइट है, जैसे कहते हैं कि आधा हिस्सा है मुस्लिम महिलाओं का, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बेस्ड ऑन पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स विच परपिट्रेट इनइक्वालिटी अगेंस्ट वुमेन। तो ये इस तरह का है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैंने तो मोदी जी को ख़त भी लिखा था कि यू आर अ गो गेटर, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक काम आप की सरकार के अंदर जो थोड़ा ढीलेपन में रह गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया। मैं काफ़ी अरसे से, सिन्हा साहब जानते हैं, मैं मीटिंग्स में बैठता रहा हूँ, RSS की भी, जनसंघ की भी। तो 3 जो मुद्दे थे उसमें से राम मंदिर था, गौ रक्षा थी, वो सब ठीक चल रहे हैं। अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो अभी तक नहीं आया। फिरोज साहब, समान नागरिक संस्था की बात अलग अलग सरकारों के समय में हुई है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग समय पर इस पर टिप्पणियां की हैं जी। संवैधानिक दृष्टि से भी इस पर चर्चा हुई है। हर बार इसको जो कुछ दल मुस्लिम और विरोधी इसको बना देते हैं, उस पर आपका क्या कहना? मनोज भाई, ये दल जो हैं इस मुद्दे को दल दल में घसीट के ले आते हैं, और मुझे पता नहीं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से इनके पास फंडिंग आती है। हिंदुस्तान इस वक्त विश्व गुरु बनने जा रहा है, बल्कि मैं कहता हूँ 80% बन चुका है। और अगर इस तरह के मुद्दे आते रहे, और लेकिन मैं सोचता हूँ हमारे मीणा साहब हैं, हमारे सिन्हा साहब हैं, जब तक ये लोग पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट से बाहर हम जैसे लोग हैं, कोशिश ये करेंगे कि 2024 से पहले इस मुद्दे को लाएं। ये जो लोग भटकाते रहते हैं इसको, ये हिंदू मुस्लिम बना के एक बात ये भारत को पीछे घसीटते हैं। जब भी समान नागरिक संस्था का मुद्दा आता है, इसको या तो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख लिया जाएगा, ऐसा बनाया जाता है कि बीजेपी ये मुसलमानों को ध्यान में रख के लाना चाहती है। मैं आपसे कोई राजनीतिक बात किसी कांग्रेस या बीजेपी करना नहीं चाहता। सामाजिक दृष्टि से आज ये मुद्दा जो है समान नागरिक संहिता का कितना जरूरी है? अगर हम बात केवल मुसलमानों की नहीं करें, आदिवासी का वर्ग इस देश में है, तमाम और विविधताएं हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, इस देश की जो आत्मा है वो विविधता है। डाइवर्सिटी इज एसेंस ऑफ इंडिया। तो विविधता का तात्पर्य यह नहीं होता है कि जो संविधान के प्रावधानों से टकराव, जिन विविधताओं से संविधान का टकराव नहीं होता है उसे रखा जाएगा। यानी कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी में कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, तो कस्टम ट्रेडिशन को उसको कंसेशन दिया जाएगा। ये समान नागरिक संहिता के बारे में जो एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि हिंदू कोड बिल आप पर थोप दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत में तो इसका एक उदाहरण है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज दशकों से है। 1867 का जो पुर्तगीज लॉ है उसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में मुसलमान भी हैं, कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। गोवा तो एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है, तो वहाँ मुसलमानों के साथ जब अन्याय नहीं होता है, वहाँ ईसाइयों को तंगी नहीं होती है, तो केरल का ईसाई क्यों विरोध करता है कि ईसाई? देखिए, वास्तव में बात क्या है, मुट्ठी भर जो धार्मिक नेता हैं वह समुदाय को अपने कस्टडी में रखना चाहते हैं। और इसमें 3 बातें जो मैं ब्रीफ में कहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है। पहला कि सक्सेशन में जो महिलाओं को अधिकार से वंचित किया जाता है वह अधिकार से उनको मिले। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 नहीं हटता, तो वहाँ की महिलाएं यदि बाहर शादी कर लें तो उन्हें उनके बच्चों का अधिकार नहीं मिलता था। पुरुष कर ले तो मिल जाएगा। तो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन का कारण है कि हमारे सभी पर्सनल लॉज पे पितृसत्तात्मकता यानी पेट्रियार्की हावी है। जितने कानून बने हैं वो पेट्रियार्की के आधार बने हैं, इससे महिलाएं डिस्क्रिमिनेट होती हैं। तो यह समाप्त हुआ। दूसरी बात है कि इसमें विवाह और डिवोर्स में
आपने देखा कि कैसे 1985 में जब साहबानों का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाद में सरला मुदगल का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे सर्वोच्च न्यायालय ने इसको साफ तौर पे कहा ये देश के लिए आवश्यक है। तीसरा, संविधान सभा की बहस को पढ़ना चाहिए, वहाँ भी विरोध हुआ। पोकर साहब एक थे, पोकर साहब बहादुर थे, उन्होंने बहुत विरोध किया, कहा रिलीजन में इंटरफेरेंस है। लेकिन वहीं पर एक नजीरुद्दीन अहमद थे, उनको कोर्ट करके मैं साबित करता हूँ, नजीरुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि यह तो देर सवेर आएगा, अभी समाज तैयार नहीं है। इसीलिए अब 75 साल बाद भी यदि समाज तैयार नहीं हुआ तो क्या अगले 150 साल में तैयार होगा? यानी समाज में न्याय देने के लिए और सक्सेशन के पर समान कानून बनाने के लिए समाज को तैयार होने के लिए कितना समय चाहिए आखिर? इससे मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब इस पर लोकतांत्रिक तरीके से विमर्श करके सभी को विश्वास में लेकर ये कानून बनना चाहिए। एक टिप्पणी करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है मनोज भाई। इन्होंने एक बड़े पते की बात कही। देखिए क्या है, हमारे मुस्लिम समाज में अगर कोई किसी के घर चोरी कर लेता है सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो तो कॉमन लॉ है, ठीक है। लेकिन औरत को अगर वो मॉल चली जाए, वो साड़ी पहन ले, वो कुछ डिश जो है उसमें नमक ज़्यादा हो जाए, फ़ौरन घर के बाहर कर देते हैं, तलाक 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 करके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आना। और मैं एक बात और कह दूं, एक पिटीशन मैं और डालने जा रहा हूं। बहुत अच्छा हुआ मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया, मुसलमान खुश है उससे ज़्यादातर। लेकिन ये जो तलाक हसना है, 3 महीने में जो तलाक ख़त्म की जाती है, मैं चाहता हूं उसको भी ख़त्म किया जाए, उसकी भी पिटीशन जारी है। फिरोज साहब, केवल बात मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की नहीं है। इस देश में तमाम धर्म हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, समुदाय हैं, वर्ग हैं। सभी जो महिला सशक्तिकरण की मैं बात कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का, एक बहुत बड़ा मुद्दा है समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं गीता जी। लेकिन अगर एक सवाल जो उठाया जाता है बार बार कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, रीति रिवाज हैं अलग अलग, अगर हम एक समान कानून बना देंगे तो उससे उनके धर्म के जो अधिकार हैं, जो संविधान ने दिए हैं, उसका उल्लंघन होगा, उस पर कुठाराघात होगा। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? क्या समान नागरिक संहिता लागू करने से किसी के धर्म के जो अधिकार हैं वो क्या खत्म हो जाएंगे? देखिए, जैसे बोलिए जी। जैसे कि आप ये देखिए कि कुछ कानून जो कानून है वो मेंटेनेंस, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी राइट्स, इस सब के एरिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है जी। 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि अभी हमें लगता है कि टाइम राइट नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। पर मुझे ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत ध्यान से सारी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। अगर जैसे ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे ये लगता है कि राज्यसभा की एक कमेटी हो सकती है which is representative of all religions, सारे जो इनैक्टमेंट्स हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है, जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उसके लिए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने कल पिटिशन डाली थी जिसमें मैं पेश हुई थी। तो मुझे लगता है कई ऐसे इश्यूज हैं ये आयन आउट हो सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये बहुत हद तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड करने जा रहा है, बहुत हद तक उन्होंने इस पे कानून ऑलरेडी बनाया हुआ है जी। तो कई एरियाज जो बच गए हैं विदाउट टेकिंग अवे द राइट ऑफ ऑल of religious diversity, if we can have a code जिसमें स्त्रियों की इज्जत और स्त्रियों की जो इक्वालिटी है हर कम्युनिटी में बढ़ जाए। जैसे कि पहले हिंदू विमेन्स राइट प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, विडोज का रीमैरिज पे प्रॉपर्टी पे राइट नहीं था। धीरे धीरे कानून की वजह से विमेन की एम्पावरमेंट हो गई। हिंदू सक्सेशन एक्ट से बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं 1995 में, जिससे बहुत चेंजेस आए हैं।
मुझे लगता है कि इक्वालिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म, एक बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बट इट शुड नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ ईच रिलीजन और ईच कम्युनिटी। हम सबको इक्वलाइज नहीं करना चाहते। हम, while you want a uniform civil code, you don't want कि religious diversity जो जी, है उस पे कोई आंच आए। तो ये बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ मिनिमम राइट प्रोटेक्शन टू विमेन ऑन ऑल दीज इश्यूज मुझे लगता है होनी चाहिए। जी, छोटी सी टिप्पणी फिर आपकी इजाजत से। इट इज नॉट गोइंग टू टेक अवे द राइट्स ऑफ एनी रिलीजन, वेदर इट इज इस्लाम, हिंदुइज्म, बौद्ध, जैनिज्म और एनी अदर रिलीजन। व्हाई? बिकॉज द लॉ कमीशन इन 2018 इटसेल्फ हैज सेड कि इसमें हर रिलीजन की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आएंगी, किसी भी धर्म के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपने को रिलीजनिस्ट को, यानी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, उनको अरसे से बात समझाता चला आया हूं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो उसमें कोई आंच आपके धर्म पे नहीं आने वाली है, किसी धर्म पे नहीं आएगी। सारे धर्मों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें होंगे, बल्कि और भी जो अच्छे कानून हैं दुनिया के वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर इसको भेजा जाएगा पब्लिक को, उसके बाद आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, मैं एक कड़वी बात कहने के लिए जाना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से ढीलापन है। ये जितनी जल्दी आ जाए अच्छा है, क्योंकि अगर ये लटक गया तो फिर ये लटक जाएगा, जैसे वो 370 के घिसते घिसते अपने हो ही जाएगा। जी राकेश जी, विपक्ष का विरोध इस मुद्दे पे हमेशा से एक तीखा विरोध रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग मंचों से इसका विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर बार इसको शामिल किया है, समान नागरिक संहिता को। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, सियासत की दृष्टि से ये मुद्दा कितना अहम है, और धार्मिक मुद्दे, क्योंकि इस मुद्दे को धार्मिक उससे जोड़ दिया जाता है, खास तौर से माइनॉरिटीज के अधिकारों के साथ जोड़ दिया जाता है। इन दो मुद्दों पे आपका कहना क्या है? देखिए, अगर किसी को भ्रम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस हुई उसे पढ़ लेना चाहिए। जब नजीरुद्दीन अहमद और पोकर साहब ने मुद्दा उठाया और कहा रिलीजन में इंटरफेरेंस है, तो उसका जवाब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरे के मुंशी और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जो तीन बातें उन्होंने कही, पहली बात कही कि इस देश में ऑलरेडी सिविल कोड है, सिर्फ तीन मुद्दे उससे बाहर हैं, विवाह का, सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का। और ये तीन मुद्दे इसलिए बाहर हैं कि तीनों में मध्ययुगीन कानून के सहारे लोग चलना चाहते हैं। मनोज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन कुलीनों को छोड़ दीजिए, जो कुलीन धार्मिक कुलीन है, जो धर्म पे नियंत्रण रखते हैं। सामान्य महिला से जाकर पूछे कि आपको संपत्ति का अधिकार मिले, आप लें या ना लें, लेकिन अधिकार आपको मिलेगा, तो कौन सी महिला कहेगी मैं अधिकार नहीं लूँ? उनको अपने बच्चे के ऊपर पुरुष का अधिकार हो कि महिला का अधिकार हो, इस पर एक रैशनल कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टैंड होगा। कौन महिला इसका विरोध करेगी? मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ जो बहुत व्यवहारिक है। आज से कुछ दशक पहले तक लोग छत्तीसगढ़, झारखंड में जाकर आदिवासी महिला से शादी करते थे, वहाँ की संपत्ति को हड़पने के लिए। आज आपको वहाँ बहुत से पेट्रोल पंप, बहुत सी संपत्तियाँ मिलेगी जो कि दूसरे राज्य के लोग हैं, वहाँ एक महिला से शादी किया, अब उनके पर्सनल लॉ का मिसयूज किया। तो आज के युग में पॉलिंड्री एंड पॉलीगेमी दोनों स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई कहता है कि बहुविवाह को हम, बहुपत्नी या बहुपति को हम माने, तो इससे संविधान इजाज़त नहीं देता है। और अंतिम बात एक कहूँगा, के मुंशी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आइसोलेशनिस्ट व्यू से आप बाहर निकलिए। आइसोलेशनिस्ट, अलग थलग रहने के माइंड सेट से मुस्लिम समुदाय को बाहर निकलना चाहिए। विपक्ष ने जो कल राज्यसभा में कहा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, तो विपक्ष एकता और अखंडता के लिए खतरा के लिए एक लॉजिक नहीं दे पाया। नहीं, एक लॉजिक है, आप धर्म निरपेक्षता को खतरे में डाल रहे हैं। अब पंथ अच्छा, एक बताता हूँ, जिस सेकुलरिज्म की बात बार बार विपक्ष यूरोप के मार्फत करता है, यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? विपक्ष सामने आए कि यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्या अमेरिका में नहीं है? क्या अमेरिका के मुसलमान अमेरिका में नहीं रह रहे हैं? क्या ब्रिटेन में नहीं है? क्या फ्रांस में नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? तो विपक्ष के पास वास्तव में कोई तर्क नहीं है जी। और तर्क के साथ अज्ञानता और भ्रम के द्वारा विपक्ष आम लोगों को यह कहता है कि आपका धर्म खतरे में आएगा, आपका हिंदूकरण किया जा रहा है, जो गलत है। जब हिंदू कोड बिल बन रहा था तो JB कृपलानी सोशलिस्ट नेता थे। कृपलानी जी ने संसद में एक बात कही,
ना सिर्फ हिंदू महासभा सांप्रदायिक है, भारतीय राज्य नेहरू के नेतृत्व में सांप्रदायिक है। एक धर्म के लिए कानून बना रहा है, बाकी धर्मों को छोड़ रहा है। अब कृपलानी जी तो सोशलिस्ट थे। राम मनोहर लोहिया का जो समाजवादी पार्टी कल संसद में विरोध कर रही थी, रामगोपाल यादव जी विरोध कर रहे थे, और राम मनोहर लोहिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या मत है? वो चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। जो बार बार आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, और जब उनके मूल बात पर आती है तो आप उसका विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अभी मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम मत को जिसके द्वारा बहकाया जाता है, भड़काया जाता है, उस चश्मे से विपक्ष बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं ने बता दिया कि अब वे बंध कर रहने वाली नहीं है और भ्रम में जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस देश में आज मुस्लिमों के बीच रेफरेंडम हो जाए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 80% जो सामान्य लोग हैं वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ रहें। जी, फिरोज बख्श साहब, आप जो कह रहे थे कि मुस्लिम देशों में भी समान नागरिक संहिता लागू है, कैसे लागू है, कहाँ लागू है? न सिर्फ समान नागरिक संहिता लागू है मनोज जी, वहाँ पे जिसको हम एनआरसी कहते हैं, सीए कहते हैं, वहाँ ये कानून और ये जो नेशनल रजिस्टर है, सब कानून लागू हैं वहाँ पे, कोई बोलने वाला नहीं है। अलावा इसके आपने यूरोपियन देशों का हवाला दिया, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री हो, सब जगह ये कानून लागू हैं। अगर लागू नहीं दिए जाते तो हमारे यहाँ नहीं करने दिए जाते। एक बात और बता दूं, आपने एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दिया था सिन्हा साहब ने कि किस तरीके से मिसयूज़ होता है इसका यूनिफॉर्म सिविल, इसका क्या नाम, ये जो आपका कानून है हमारा, ख़ास तौर से आपने सुना होगा कि यहाँ पे हरियाणा में एक चांद और फिज़ा का केस आया था। चांद थे तो गैर मुस्लिम, वो मौलाना के पास गए, धर्म बदला, फिज़ा से शादी कर ली। वो कुछ दिन तो चला, उसके बाद फिर वो सब मलियामेट हो गया। इस तरीके से इस्लाम की भी जगहंसाई होती है। और ये जो आपका मज़हब है, इसको बिल्कुल, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द नीड ऑफ द आवर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार में मेरी बात जा रही है और आप भी सरकार का एक हिस्सा हैं सिन्हा साहब, ये 2024 के इलेक्शन से पहले अगर ये लागू हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, वरना तो फिर ये हमारी डिबेट्स चलती रहेंगी और हम इसके अच्छे बुरे पॉइंट्स पे बहस करते हैं। लेकिन ये भी जरूरी होता है कि कोई कानून बने उससे पहले चर्चा हो, उस मुद्दे पर चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो। जाहिर सी बात है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्र की भावना को बल मिलता है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।